हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन। अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और इसका हर एक टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हमें इसके हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। एक बार टॉपिक क्लियर हो गया तो उससे रिलेटेड हमें 50 क्वेश्चन मिले या 100 एनसीईआरटी के पीछे से क्वेश्चन मिले या फिर बाहर से आए, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें टॉपिक क्लियर होना चाहिए। और ये चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है, तो इसका एक एक टॉपिक एक एक वीडियो में कवर होगा। तो कम से कम ये चैप्टर आपका 5 से 6 पार्ट्स में कवर होगा, जिसमें से फर्स्ट पार्ट ये वाला है और बाकी के पार्ट्स आपको मिलते रहेंगे। तो करते हैं हम चैप्टर स्टार्ट। जैसे कि हमें चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। चैप्टर का नाम ही यही है। तो हम इस पूरे चैप्टर में क्या करेंगे, पूरी अर्थव्यवस्था का जो काम है, पूरी अर्थव्यवस्था का कार्य और पूरी अर्थव्यवस्था की आय और उसकी विधियाँ, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें से हमारा फर्स्ट टॉपिक है 2.1 समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत संकल्पनाएं। तो हमें ये कैसे पता चलता है कि कोई भी देश अमीर है या फिर गरीब है, किस देश के पास कितनी संपत्ति है, कितनी आर्थिक संपत्ति है, पूरे विश्व का सबसे धनी देश कौन सा है या फिर सबसे गरीब देश कौन सा है। जैसे कि हमें आए दिन आपको वीडियोस में भी दिखता रहता होगा और न्यूज़ चैनल में भी बताते हैं ना कि ये देश सबसे ज़्यादा अमीर है, इसके पास पावर है, इसके पास धन है, या फिर ये देश सबसे ज़्यादा गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आखिर पता कैसे चलती हैं। जैसे कि अफ्रीका के पास और लैटिन अमेरिका के पास बहुत सारे संसाधन हैं। अगर हम ये कहें कि किसी देश के पास बहुत सारे संसाधन हो, बहुत सारी संसाधन के बारे में जानने के लिए ऊपर आई बटन पर दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करके पूरा देख सकते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। क्लियर हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे कि अफ्रीका के पास और लैटिन अमेरिका के पास बहुत सारे संसाधन हैं, पर फिर भी ये दुनिया के गरीब देशों में आते हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे समृद्ध देश हैं जो अमीर देशों में आते हैं और उनके पास कोई संसाधन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जापान, और जापान जैसे हम बहुत सारे देश देख सकते हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, फिर भी वो देश समृद्ध हैं और मालदार हैं और बहुत अच्छे हैं। मतलब बाकी देशों के अकॉर्डिंग वहाँ की जनता बड़े अच्छे से रह रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो इससे हमें एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी देश के धनी होने के लिए उसके पास केवल संसाधनों का होना ही आवश्यक नहीं है। संसाधन होने से ही कोई देश अमीर या गरीब नहीं हो जाता। मेन बात तो ये है कि संसाधनों का जो उपयोग है वो कैसे किया जाए। मतलब मेन बात दिमाग लगाने की है, जिससे उत्पादन तेज़ हो और संपत्ति ज़्यादा बढ़ जाए। मतलब हमारे पास जो संसाधन हैं उनका हम आखिर यूज़ कैसे करें। जैसे कि मान लीजिए सऊदी अरब के पास पेट्रोल निकलता है, वहाँ पे वो उनका मुख्य संसाधन है। वो पेट्रोल को बेचते हैं और बाकी सारा जो कवर करते हैं वो पेट्रोल से जो उनको पैसे मिलते हैं उससे ही वो बाकी सारा अपना जो भी है वो गुजारा करते हैं। ठीक है, गुजारा करने का मतलब है उनका देश चलता है वो पेट्रोल पर ही चलता है। अब मान लीजिए कि अगर गाड़ियाँ ही ना बनी हुई होती या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ही ना बनी होती तो वो किस काम का था पेट्रोल, वो पता ही नहीं होता। वो सिर्फ हमारे लिए एक गंदा बदबूदार लिक्विड होता और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर बात आती है दिमाग लगाने की कि संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए। हो सकता है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो हमें संसाधन दिखते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना दिमाग नहीं है, हमने उनका उपयोग करना ही नहीं सीखा कि हम इससे क्या बना सकें कि इससे उत्पादन बढ़े, लोगों को फ़ायदा हो, देश में आय बढ़े। हो सकता है अभी भी हमारे पास इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हों और हमें पता ही ना हो कि हम इसका संसाधन की तरह यूज़ कर सकते हैं। खैर ये सारी बातें छोड़िए, बताने की बात यह है कि कोई भी देश धनी या फिर गरीब सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता कि उसके पास केवल संसाधन है। मेन बात है कि संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए। उत्पादन को बढ़ाने के लिए दोनों तरह की चीज़ों का होना ज़रूरी है। प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों मिलकर ही कुछ कर सकते हैं। सिर्फ संसाधन का होना ही ज़रूरी थोड़ी है, मानव का भी होना ज़रूरी है, मानव के माइंड का होना ज़रूरी है। मानव भी तो एक संसाधन है। मानव का जो माइंड है, वो जो चलता है, या हाथ पैर हैं जो भी है, वो भी तो एक तरीके का संसाधन है। मानव को भी एक तरीके का संसाधन माना जाता है। तो किसी भी उत्पादन को बढ़ाने के लिए दोनों तरीके के संसाधनों का होना ज़रूरी होता है। कौन कौन से? नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से कुदरती प्राप्त होते हैं, और नंबर 2 मानव निर्मित। ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमें एक कंपनी खोलनी है, हमने एक कंपनी खोल ली जिसमें हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्रीम, शैम्पू या कोई भी बिस्किट विस्किट, कुछ भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों को उस पर हमने काम पर भी लगा दिया, क्योंकि जब कंपनी बनेगी तो अकेला तो काम कोई करेगा नहीं, कोई कुछ काम करेगा, कोई कुछ काम करेगा, तो जैसे तैसे हमने बहुत सारे लोगों को काम पे भी लगा दिया, तो बहुत सारे लोगों को काम मिल गया, बहुत सारे लोगों का घर चल रहा है, ठीक है, उत्पादन भी हो रहा है। चाहे फिर वो कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या फिर कोई भी सेवा दे रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, सेवा भी हो सकती है। सेवा मतलब जैसे कि आप बस में बैठते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें सेवाओं में आती हैं। एक सुई या फिर बटन जैसी छोटी मोटी चीज़ों से लेकर वायुयान, ऑटोमोबाइल, मशीनरी जैसी बड़ी चीज़ें, या चाहे वो कोई भी सेवा हो, जैसे कि डॉक्टर, वकील, वित्तीय सलाहकार, कुछ भी हो, ये सारे काम उपभोक्ताओं को बेचने के लिए किए जाते हैं। कोई भी फ्री में नहीं बैठा आपके लिए या हमारे लिए, हम सब के लिए कोई भी फ्री में नहीं बैठा। हम डॉक्टर के पास जाएं, किसी के भी पास जाएं, वित्तीय सलाह लें, कुछ भी हो, वकील के पास जाएं, ठीक है, कहीं पर भी जाएं, अगर हम अपना काम निकलवा रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या फिर कोई सेवा ले रहे हैं, तो हम उसके लिए पे करते हैं ना, हम उस चीज़ के उपभोक्ता बन जाते हैं। या वो जो लोग हमें ये सब दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको क्या चाहिए? उनको लाभ चाहिए। और लाभ उन्हें कहाँ से मिलेगा? उपभोक्ताओं से। तो हम कहाँ पर थे? हम यहाँ पर थे कि हमने एक कंपनी खोली, उसमें बहुत सारे लोगों को काम पे लगा दिया, हमने कोई प्रोडक्ट या सेवा उसमें स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ भी, यहाँ पर हम प्रोडक्ट या सेवा यहाँ पे बेच रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उपभोक्ता चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर कोई भी काम स्टार्ट करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कंपनी कुछ भी शुरू करेंगे, तो यहाँ हम जो भी शुरू करेंगे वो बेचने के लिए ही शुरू करेंगे। और बेचेगा कौन? जो बनाएगा वो बेचेगा। और खरीदेगा कौन? जो उपभोक्ता होगा। विक्रेता बेचेगा और क्रेता जो उपभोक्ता होगा वो खरीदेगा उसे। तो उपभोक्ता कोई भी हो सकता है, आप, मैं, कोई भी। यहाँ पे कोई भी से मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए एक धागा बनाने वाली मिल है, वो धागा बनाती है, तो वो कपास खरीदती है। जब वो कपास खरीदती है तब तो वह उपभोक्ता हो जाती है, लेकिन जब वह उस कपास से धागा बना के बेचती है तब वो विक्रेता हो जाती है। तो एक ही टाइम पे कोई उपभोक्ता भी हो सकता है और विक्रेता भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम सब ही उपभोक्ता हैं, ठीक है। जो हम दुकान से सामान खरीद रहे हैं, जो शॉपकीपर है, जब वो अपनी दुकान के लिए सामान खरीद के मेन मार्केट से लेकर आता है, ठीक है, जब वो होलसेल में सामान लेकर आता है बेचने के लिए, तब वह उपभोक्ता होता है। लेकिन जब हम उससे ख़रीदते हैं उस टाइम वो शॉपकीपर बन जाता है और हम उपभोक्ता बन जाते हैं। तो उपभोक्ता कोई भी हो सकता है। यहाँ पे समझाने का मतलब ये है। अभी आगे मैं इस टॉपिक पे आगे आऊँगी, आपको समझ में आएगा कि ये स्टोरी क्यों चल रही है। यहाँ पर आपको उपभोक्ता समझ में आ गया, उपभोक्ता किसे कहते हैं। अब आपको यहाँ पे समझना है कि अंतिम वस्तु किसे कहते हैं। फिर से वही मिल वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक मिल है, ठीक है, वो धागा कपास खरीदती है, कपास से धागा बनाती है। फिर धागे से जो है, जो मिल वाले हैं, कपड़ा मिल वाले, वो धागा खरीद लेते हैं। फिर वो धागे से कपड़ा बनाते हैं। फिर वो कपड़ा मार्केट में जाता है। फिर मार्केट से उसे लोग खरीदते हैं। अब लोग जो खरीदते हैं वो उनकी मर्ज़ी है, वो उसका पर्दा बनाएंगे, चादर बनाएंगे या कपड़े बनाएंगे, अपने आप बना के पहन लेंगे या फिर बेचेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए दो लोगों ने वहाँ से कपड़ा ख़रीदा, एक घर लेके आया और उसने उसको काटा पीटा, बनाया, ठीक है, सूट बनाया, पजामा बनाया, जो भी उसको बनाना था, और उसने उसे यूज़ कर लिया उस कपड़े को। तो वो उस कपड़े का अंतिम उपभोक्ता हो गया और उस उपभोक्ता के लिए वो वस्तु अंतिम हो गई, क्योंकि उस वस्तु का द एंड हो गया। दूसरा व्यक्ति जो था, जिसने कपड़ा खरीदा था, उसने क्या करा? उस कपड़े को लेके गया, पहले उसने उसको कलर किया, कलर करने के बाद बेच दिया, ठीक है। जिनको बेचा उन्होंने क्या किया? उसमें से उन्होंने पर्दे बनाए और फिर होलसेल वालों को बेच दिया। फिर होलसेल वालों ने क्या किया? छोटे शॉपकीपर्स को बेचा। और फिर छोटे शॉपकीपर्स ने, जो आम लोग होते हैं, जो घरों के लिए मतलब खरीदते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए, बेचने के लिए, उनको बेचा। तो ये कितने प्रोसेस से होकर गुजरा। तो वो जब उन दोनों ने वहाँ पे कपड़ा ख़रीदा था, तो एक के लिए तो वो अंतिम वस्तु तभी बन गई थी, जबकि दूसरे के लिए वो वस्तु बहुत प्रोसेस से गुजरी और उसके बाद वह अंतिम वस्तु बनी। तो आपको समझ में आ गया अंतिम वस्तु किसे कहते हैं यहाँ पे, और अंतिम उपभोक्ता कौन होता है।
जहाँ पर वस्तु का दी एंड हो जाता है यूज़ करने के लिए, मतलब वो पैसों के लिए अब आगे और नहीं चल सकती, तो वो अंतिम वस्तु हो जाती है। और इसे हम अंतिम वस्तु कहते किस लिए हैं? इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार इसको अगर बेच दिया तो बेच देने के बाद ये सक्रिय आर्थिक प्रवाह से बाहर हो जाती है। मतलब देखिए, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को उसे माल के रूप में बेचेगा तो वो उससे लाभ कमाएगा तो अर्थव्यवस्था में उसका लाभ जुड़ेगा, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था में जो पैसा होता है, जो आय का लेखांकन होता है, उसमें सबकी कमाई जोड़ी जाती है ना, तो उसे कमाई होगी, सेकंड को भी कमाई होगी, थर्ड को भी कमाई होगी। लेकिन जब वो उसे अपने पर्सनली यूज़ के लिए रख लेगा, उस वस्तु का दी एंड कर देगा, मतलब आगे उससे लाभ नहीं कमाया जा सकता, तो वह आर्थिक प्रवाह से बाहर हो जाएगी। इसलिए हम उसको अंतिम वस्तु कहते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, अंतिम वस्तु और अंतिम उपभोक्ता वाला। एक और एग्जाम्पल मैं आपको इसमें दे देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए चाय पत्ती, दो लोग हैं, दोनों ने चाय पत्ती एक ही शॉप से खरीदी है। एक घर पे गया, चाय पत्ती बनाई, चाय पत्ती में पानी डाला, चाय बनाई और पी ली, ठीक है, तो वो चाय उसके लिए अंतिम वस्तु हो गई। दूसरा, वो चाय पत्ती होटल वाले ने खरीदी थी। अब होटल वाला चाय बनाएगा तो वो भी चाय बनाएगा उस चाय पत्ती की, लेकिन वो उस चाय को बेचेगा, तो तब वह अंतिम वस्तु नहीं हुई। जो उस चाय को खरीदेगा और उस चाय को पिएगा, उसके लिए वह अंतिम वस्तु हुई। आई होप अब तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि अंतिम वस्तु भी दो प्रकार की होती हैं, दो तरह की होती हैं। पहली होती हैं उपभोग वस्तुएं और दूसरी होती हैं पूंजीगत वस्तुएं। ये उपभोग वस्तुएं जो हैं, इसमें क्या आता है, जैसे कि आहार मतलब खाने पीने की चीज़ें, वस्त्र मतलब कपड़े, और सेवाएं जैसे कि डॉक्टर, वकील, बस, ये सारी सेवाएं। और भी बहुत सारी सेवाएं होती हैं, मुझे तीन ज़्यादा मुंह पे रटी हुई हैं तो मैं तीन बता रही हूँ। तो ये हो गई उपभोग वस्तुएं। दूसरी होती हैं पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं होती हैं जैसे कि औजार, उपकरण, मशीन, जो लंबे समय के लिए चलती हैं और पूंजी के रूप में हमारे पास रहती हैं। इससे आप समझ लीजिए, ये पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। पूंजीगत वस्तुएं इनको आप कैसे पहचानेंगे? तो इनको पहचानने का तरीका ये है, ये टिकाऊ होती हैं, मतलब बहुत टाइम तक चलती हैं। इनमें टूट फूट होती है तो मरम्मत भी होती है, और बहुत लंबे समय के बाद ही ये बदली जाती है। मान लीजिए जैसे कि आपने एक वॉशिंग मशीन ले ली, ठीक है, अब वॉशिंग मशीन 10 से 12 साल तो बहुत ईजीली चलती है और ख़राब भी नहीं होती जल्दी से। 8-9 साल तक तो बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो क्या 8-9 साल तक वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती तो 9वें साल में जाके अचानक से उसको दौरे पड़ जाते हैं और वो ख़राब हो जाती है? ऐसा थोड़ी होता है। होता क्या है कि उसकी जो घिसावट है वो रोज़ कुछ घिस जाती है, जब भी यूज़ में आती है तभी वो थोड़ी घिस जाती है। बस उसकी जो घिसावट है वो एक टाइम पे आके एकदम से पता चलता है कि वो तो ख़राब हो गई और अब उसको मरम्मत की ज़रूरत है। तो मतलब घिसावट डेली होती है। तो आपको ये पता लग गया कि पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। अब ये घिसावट वाली जो बात है, इससे ये पता चलता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो मशीनें लगाती हैं, तो उसकी जो घिसावट होती है वो उसमें हर साल अपने खाते में उसको लिखती हैं। इस वाले टॉपिक पे हम बहुत डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल हम आते हैं पूंजीगत वस्तुओं पर। तो ये टिकाऊ होती हैं, इनमें टूट फूट होती है और मरम्मत होती है और बहुत लंबे समय के बाद ये बदली जाती हैं। पर ऐसी वस्तुएं तो हमारे घर में भी होती हैं, जैसे कि लैपटॉप, कार, LED, वॉशिंग मशीन। इन सब में भी टूट फूट होती है और इन सब में भी मरम्मत होती है, तब हम इन्हें टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहेंगे। देखिए, पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं वो घर में यूज़ नहीं होती, वो पैसे कमाने के लिए यूज़ होती हैं, क्योंकि नाम से आपको पता चल रहा है पूंजीगत वस्तुएं। दूसरी होती हैं उपभोग वस्तुएं, जो घरेलू यूज़ के लिए होती हैं, उनसे हम पैसे नहीं कमाते। अब पूंजीगत वस्तुओं का हम यहाँ पर ये बता रहे हैं, जो मैंने वॉशिंग मशीन वाला एग्जांपल दिया था वो सिर्फ मैंने समझने के लिए दिया था। मैंने ये नहीं कहा कि वॉशिंग मशीन पूंजीगत वस्तु है, वो सिर्फ एक एग्जांपल था समझने के लिए, एक मशीन को समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि पूंजीगत वस्तुएं टिकाऊ होती हैं, इनमें टूट फूट होती है, लेकिन यहाँ पर तो जैसे कि लैपटॉप, LED, कार, ये सब हमारे घर में होती है और इन सब में भी टूट फूट होती है और ये कोई रोज़ रोज़ नहीं बदली जाती, ये भी बहुत लंबे समय के बाद बदली जाती हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम पूंजीगत वस्तुएं कहेंगे? नहीं, इनको हम कहेंगे, ये उपभोक्ता वस्तुएं ही हैं, लेकिन हम इनको कहेंगे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, ठीक है। ये उपभोक्ता वस्तुएं ही हैं, लेकिन इनको हम कहेंगे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं।
कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो ना तो अंतिम वस्तुएं होती हैं ना ही पूंजीगत होती हैं, तो इनका उपयोग सिर्फ कच्चे माल की तरह होता है। जैसे कि बर्तन बनाने के लिए तांबे का इस्तेमाल होना, कपड़ा बनाने के लिए कपास का इस्तेमाल होना, वो कच्चे माल के रूप में होती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, जो ना तो अंतिम होती हैं और ना ही पूंजीगत होती हैं, और घरेलू तो होती नहीं है, उपभोक्ता तो ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं। जैसे कि हम कपड़े को मीटर में मापते हैं, चावल को किलो में मापते हैं, तेल को लीटर में मापते हैं और किलो में भी मापते हैं, वैसे ही वस्तुओं को भी हम मापते हैं। किस चीज़ में? उनके मौद्रिक मूल्य में, मतलब उनका एक मूल्य लगाते हैं कि वो उनका मूल्य क्या है। मूल्य तो आप समझते हैं ना, उसकी कॉस्ट। और हम मूल्य हमेशा अंतिम वस्तु का ही मापते हैं। ठीक है, वस्तुओं को भी हम मापते हैं, किस में मापते हैं? मौद्रिक मूल्य में। ये मौद्रिक मूल्य शब्द पूरी बुक में यूज़ होने वाला है, इसलिए आप इसको समझ लीजिए। और मौद्रिक मूल्य जो मापते हैं हम हमेशा ही किसका मापते हैं? अंतिम वस्तु का मापते हैं। क्योंकि अगर मध्यवर्ती वस्तु को भी मापेंगे तो अंतिम को मापते टाइम मध्यवर्ती भी और फिर अंतिम भी, तो मध्यवर्ती की कीमत 2 बार जुड़ जाएगी। इसलिए हम सीधा अंतिम वस्तु का ही मौद्रिक मूल्य निकाल लेते हैं। नहीं आया आपको समझ में? एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए कपड़ा मिल है, फिर से कपड़े का एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर हमने एक बार कपास का भी रेट जोड़ दिया वहाँ पे मौद्रिक मूल्य, फिर कपास से कपड़ा बना और फिर कपड़े का फिर से रेट जोड़ दिया, ठीक है, और फिर कपड़ा जो है वो शॉपकीपर के पास जाके बिका और फिर से हमने उसका मौद्रिक मूल्य उसमें जोड़ दिया, तो वो तीन बार उसमें जुड़ जाएगा। प्रॉफिट तो उसमें जुड़ेगा ही जुड़ेगा, साथ में उसका खुद का मूल्य भी 3 बार जुड़ जाएगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करते हैं? सीधा अंतिम वस्तु का मौद्रिक मूल्य निकालते हैं। तो हमेशा मौद्रिक मूल्य किसका निकालते हैं? अंतिम वस्तु का। अब ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।